दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र काडर की आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का जो मामला है वो दिलचस्पी नहीं, बहुत रहस्यमय होता जा रहा है कि आखिर 841वें पोजीशन पर आने वाली पूजा खेड़कर, ये महाराष्ट्र कैडर का उनको कैसे चांस मिल गया। क्योंकि आमतौर पे होम स्टेट किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पास करने वाले व्यक्ति को, और वो भी तभी मतलब मिलता है जब बहुत हाई रैंक हो। लेकिन 841वें पोजीशन में रहकर भी पूजा खेड़कर ने अपना होम स्टेट पा लिया, यानी महाराष्ट्र। अब उन पर कार्रवाई चल रही है। दोस्तों आप जानते हैं, कहानी सुन चुके हैं कि प्रोबेशनर के रूप में वो तैनात थी पुणे में, और कलेक्टर ऑफिस में लगातार वो लोगों को जिद पर जिद किए जा रही कि उनको चैम्बर मिलना चाहिए, उनको एक अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए, उनको चपरासी मिलने चाहिए, उनको फ्लैट बंगला मिलना चाहिए, उनको लाल बत्ती गाड़ी मिलनी चाहिए। अब आईएएस प्रोबेशनर को यह भी नहीं मालूम है कि लाल बत्ती गाड़ी किसको मिलती है, नीली बत्ती गाड़ी किसको मिलती है। यह भी नहीं मालूम है कि चैम्बर किसी प्रोबेशनर को कब और क्यों नहीं मिलता है। किसी पद पर पदस्थापित होने के बाद ही आपको मिलेगा, आप तब तक शेयर करेंगी किसी से चैम्बर। बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए कि जो उनके लिए उल्टे पड़ गए। किसी को नहीं मालूम था वो तमाम रहस्य जो अब सबके सामने खुल रहा है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के जो उच्चाधिकारी हैं, मनोज कुमार द्विवेदी, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं। अब इनको वन मैन कमेटी बना दी गई है मंत्रालय द्वारा। अब वो जांच कर रही है, पूरे के पूरे दस्तावेज खंगाल रही है। यानी अगर खुराफात पूजा खेड़कर ने न की होती अपने दफ्तर के अंदर, जिसकी वजह से उनको पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया, वहां असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में, तो उनके मामले में बहुत सारे भेद नहीं खुलते। और भेद नहीं खुलते तो बहुत सारे लोगों को, पूरे देश को यह मालूम नहीं होता कि आईएएस की परीक्षाओं में, सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भी गड़बड़ झाला हो रहा है। और कहने को तो अब ये भी लोग कह रहे हैं कि भैया पहले तो इतना नहीं होता था, इस रिजीम में पिछले 10 साल में, तो इसका मतलब कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर एक केस सामने आई है तो बहुतों का हुआ होगा। हम नहीं ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन बड़े बड़े हैं, उनके घर के लोग या उनके नजदीकी या उनके रिश्तेदार या उनकी उनकी जिनकी वो पैरवी कर देते हैं, बड़े बड़े लोग, वो सिविल सर्विसेज में पोजीशन पा जा रहे हैं। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। पूजा खेड़कर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आखिर उन्होंने, जिस खानदान के पास, जिस परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति हो, और वो रिकॉर्ड पर है, उनके पिता भी अधिकारी रहे हैं प्रदूषण कंट्रोल विभाग में महाराष्ट्र के, माताजी भी बहुत समृद्ध हैं, और उन पर भी एक मामला चल रहा है, उसकी चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा। तो एक बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिर उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे इस्तेमाल की। वो कर सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का मामला न उठाया होता, क्योंकि क्रीमी लेयर तो शामिल है भारत के इस कानून में आरक्षण के। वो भी एक मसला है कि क्या वो क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं, तो ठीक है, उसके लिए डॉक्यूमेंट होगा, जो जांच कर रही कमेटी है वो तय कर लेगी। लेकिन एक दूसरा मामला भी है कि विकलांगता का। उनका यह कहना है कि जो उनकी आंख है उसमें समस्या है, और उसकी वजह से उन्होंने सर्टिफिकेट दी थी। उनके पिता का भी एक बयान सामने आया है कि शायद 40% प्रभावित है। तो ये भी पहलू है, इन चीजों की भी जांच। इस बीच में उनकी माताजी का एक चित्र सामने आया जिसमें वो किसानों पर गोलीदार पिस्तौल या बंदूक दिखा रही हैं, पिस्तौल थी संभवतः। अब उसकी भी जांच चल रही है, उनके खिलाफ भी एफआईआर वगैरह की बात चल रही है। उनको पुलिस तलाश रही है, उनके घर गई। जो बड़ी गाड़ी है आडी, उस गाड़ी में जो लाल बत्ती लगी थी उसके हवाले बहुत सारी जांच पड़ताल की गई, और उसमें पता चला कि वो प्राइवेट गाड़ी है, किसी फर्म के नाम पर है, और उसने अनेक चालान जो पुलिस के हैं, ट्रैफिक पुलिस के, उनको वायलेट किया है, और उस पर चल रही थी आईएएस अफसर प्रोबेशनर।
तो 27,000 रुपए का भुगतान किया गया, तब जाकर चालान से मुक्ति मिली। लेकिन आखिर उनके पास वो गाड़ी आई कैसे? लोग बताते हैं, और हम लोग बताते क्या, हम लोग तो देखे हैं, सुने हैं अपने छात्र जीवन में कि जब आईएएस अफसर नए नए नियुक्त होते थे तो उनके अंदर एक आदर्श रहता था कि अपने देश के लिए अच्छा काम करना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है, गड़बड़ नहीं करना है, करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करना है। सचमुच शुरुआती दौर के आईएएस अफसरों में एक आइडियलिज्म होता है, क्योंकि टैलेंटेड लड़के होते हैं, पढ़े लिखे, बहुत मेहनत से जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति देखिए, केवल मैं पूजा खेड़कर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इन जनरल की भर्ती होते ही सारे आदर्श जो है वो खत्म हो जाते हैं, न जाने कहां चले जाते हैं, और एक आदर्शहीनता का पूरा जो एक माहौल है उसमें वो रच बस जाते हैं। तो पूजा खेड़कर की जो कहानी है, मैं नहीं जानता कि इसका फैसला क्या होगा, अंत में क्या निकलेगा। वो टर्मिनेट होंगी, बचेंगी, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि वो टर्मिनेट भी हो सकती हैं। ये मनोज कुमार द्विवेदी जी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हो सकता है और भी कोई कमेटी जांच कर रही हो, इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है, उनके घर पहुंची है कई बार पुलिस और लोग नहीं मिल रहे हैं। तो अगर उन्होंने खुराफात दफ्तर में न की होती तो ये सारे मामले सामने नहीं आते, लेकिन खुराफात करके उन्होंने सारे मामलों को सामने ला दिया, और बहुत सारे रहस्य जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए थे वो सामने आ रहे हैं। यह भी कनेक्शन आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बड़े करीबी हैं। बहुत संभव है, बहुत संभव, लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं आज के जमाने के जो जर्नलिस्ट हैं जो बहुत हड़बड़ी में हर चीज कर लेते हैं, मैं आमतौर पे जब तक ठोस प्रामाणिकता नहीं होती मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता। लेकिन नाम आया है, और नाम ही नहीं आया है, उनकी माता जी के बारे में कहा जा रहा है, पूजा खेड़कर के बारे में, कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है उस नेता के किसी प्रतिष्ठान के लिए। हम उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की वो करीबी हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल हुआ है क्या इस पूरे प्रकरण में, मामले में? वह भी एक बड़ा विषय बन सकता है। और उससे भी बड़ा विषय यह है कि जो सर्विसेज अपनी हैं, सिविल सर्विसेज, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनमें कंप्रोमाइजेज नहीं किए जाते ताकि योग्यता को बल मिले, और जो एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की बात बाद में आई, उसमें भी योग्यतम लड़के जाते हैं। लेकिन एक सवाल अब उठ रहा है लेटरल एंट्री के दौर से ही, कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा जो तंत्र है पूरा का पूरा नियुक्तियों का, इस मौजूदा इकोसिस्टम में क्या सचमुच दक्षता, योग्यता, सामर्थ्य, इनको कंप्रोमाइज किया जा रहा है? पैरवी पुत्रों को बड़े स्थानों पर रखा जा रहा है? प्रो बीजेपी, प्रो विचारधारा जो उनकी विचारधारा है, क्या उसके जो करीबी लोग हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि उनके अनुकूल एक सिस्टम बनाया जा सके? अब आप लेटरल एंट्री का ही देखिए, अब तो काफी बढ़ गया है, लेकिन एक मेरे पास जो आंकड़ा है 2019 से 21 के बीच में 37 लेटरल एंट्रीज हुई, लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां, और ये सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर। इनमें बहुत सारे लोग अलग अलग पोजीशंस पर हैं, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की नियुक्तियां होती हैं। उनको आईएएस नहीं कहा जाता, लेकिन आईएएस समतुल्य है, आईएएस का ही काम करते हैं, सरकार के सारी फाइलें डील करते हैं। तो लेटरल एंट्री का क्या लॉजिक है? किसी एक बड़े पद पर, दो बड़े पद पर, मान लीजिए योग्यता के अनुसार आप लोगों को अपॉइंट करने, वो अलग बात है, आउट ऑफ वे जाकर। ये वाइस चांसलर भी ऐसे बनते हैं, और ऐसे अफसर भी बनते रहे। स्वयं मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुआ, उनके पहले भी हुआ, स्वयं उनका हुआ, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन इसको एक नियमबद्ध संहिता बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि लेटरल एंट्री होती ही रहेगी, तो फिर आरक्षण का क्या होगा, रिजर्वेशन का क्या होगा? जो दलित, आदिवासी, ओबीसी के लड़के योग्य हैं, समर्थ हैं, और उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, उनकी नियुक्तियां नहीं होती, आज तक परसेंटेज उनका पूरा नहीं होता, फिर उनका क्या होगा? लेटरल एंट्री में सारे एक ही समाज के लोग जा रहे हैं, अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी। तो ये सब भी प्रश्न उठ रहे हैं, आखिर लेटरल एंट्री में एससी, एसटी, ओबीसी क्यों नहीं जा पा रहे हैं?
क्या सरकार की प्रेफरेंस में वो नहीं है? उनकी पसंद का केवल एक ही समाज, एक ही तरह के समाजों के लोग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पूजा खेड़कर का जो प्रश्न है आईएएस अफसर, प्रोबेशनर, उससे एक साथ इंडियन ब्यूरोक्रेसी और सत्ता के रिश्तों को लेकर, समीकरणों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। इन सवालों का जवाब, उत्तर मौजूदा सिस्टम को देना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।